दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां जंगलों में आदिवासी कबीले रहते हैं जिनकी जिंदगी भरी है खून खराबे, रहस्यमयी रिवाजों और निर्दयी बलिदानों से। लेकिन असली तूफान तो तब आता जब उनकी दुनिया में एक और यूरोपीय विजेता की टोली आती है जो इनकी पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल देंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें घने जंगल का नजारा दिखाया जाता है जहां माया जनजाति के लोग एक जंगली जानवर का शिकार कर रहे होते हैं। वे उसे पहले से तैयार किए हुए गड्ढे में फंसाकर नुकीले कांटों पर गिरा देते हैं। लापा आखिरी बार करके जानवर को मार देता है। नेता होने के नाते लापा शिकार का बंटवारा करता है। इसी दौरान वह अपने साथी तुपोई का मजाक उड़ाता है जिसे अब तक संतान नहीं हुई थी। मजाक में उसे जानवर की टेस्टिस दे देते हैं। यह मजाक झगड़े में बदल जाता है जिसे रोकने के लिए लापा का पिता और कबीले का मुखिया स्टोन के बीच में आता है। वह उस योद्धा को हंसते हुए सलाह देता है कि संतान पाने के लिए अपने अंगों पर पत्ते मल ले। शिकार का मांस बांटने के बाद सब लोग गांव की ओर लौटते हैं। रास्ते में लापा को झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ये कोई शिकारी नहीं बल्कि दूसरे कबीले के लोग होते हैं जो बेहतर जमीन की तलाश कर रहे होते हैं। वे यहाँ से गुजरने के बदले मछलियाँ देते हैं और बदले में जानवर का मांस और जमीन से गुजरने की अनुमति मांगते हैं। लापा देखता है कि पूरा कबीला, बूढ़े, औरतें और बच्चे तक सब यहाँ से जा रहे हैं। वह जानना चाहता है कि उन्हें अपने घर छोड़ने पर क्यों मजबूर किया गया, मगर उसके पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि गाँव वालों को डराना नहीं है। गाँव पहुँचने पर मजेदार घटनाएं होती हैं। तुपोई की सास उसे सबके सामने डांटती है और बच्चे पैदा करने के लिए झोपड़ी में धकेल देती है। बाद में वही योद्धा चीखते हुए बाहर भागता है क्योंकि औषधीय पत्तियों की जगह उसे तीखी मिर्च दे दी गई थी। पूरा कबीला जोर जोर से हंसने लगता है। शाम को सब लोग आग के चारों ओर बैठकर बुजुर्ग की कहानियां सुनते हैं और ढोल की ताल पर नाचते हैं। सिर्फ लापा चुपचाप सोच में डूबा रहता है जब तक कि उसकी पत्नी उसे संभाल नहीं लेती। अगली सुबह जब जंगल धुंध से ढका होता है और सूरज बस निकलने ही वाला होता है, लापा एक अजीब सपना देखता है। लापा खुद को झाड़ियों में अकेला पाता है। उसके सामने वही अजनबी खड़ा है जिससे वह कल मिला था, लेकिन इस बार उस अजनबी के हाथ में उसका खुद का दिल है जिसे उसने अपनी छाती से निकाल लिया है। वह भारी सांसें ले रहा है, उसके पैरों के पास कुत्ता भौंक रहा है और ठीक जागने से पहले वह लापा को सिर्फ एक शब्द कहता है, भागो। लापा अचानक जागता है। सच में उसे कुत्ते का भौंकना सुनाई देता है, लेकिन तभी झाड़ियों से दुश्मन कबीले के योद्धा गांव को घेर लेते हैं। ये वे लोग नहीं थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। धीरे धीरे वे पूरी सोती हुई बस्ती को चारों ओर से घेर लेते हैं। अचानक कुत्ता भी चुप हो जाता है जो लापा को हैरान करता है। दुश्मन योद्धा चुपके चुपके गांव में घुसते हैं, कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, कुछ को मार देते हैं और झोपड़ियों में आग लगा देते हैं। लापा अपनी पत्नी और बेटे को एक पत्थर के कुएं में नीचे उतार देता है। तभी एक दुश्मन उसे देख लेता है। अपनी हथेलियां घायल करने का खतरा उठाते हुए भी वह परिवार को नीचे तक उतारने की कोशिश करता है, फिर दुश्मन से भिड़ जाता है। वह इस तरह लड़ता है कि दुश्मन कुएं में न जाए और उसका परिवार सुरक्षित रहे। लड़ाई में वह योद्धा को मार देता है और बाकी से भिड़ने निकल पड़ता है। जाने से पहले वह रस्सी बांध देता है ताकि उसकी पत्नी ऊपर चढ़ सके। वह लगभग एक और दुश्मन, 3 आंख वाले योद्धा को मार देता है, लेकिन तभी दुश्मन सरदार खाली भेड़िया, जो इंसानी खोपड़ियों की बनी बख्तर पहनता है, उसे पकड़ लेता है। भेड़िया कहता है कि लापा को जिंदा छोड़ दो, लेकिन जब लापा अपने पिता से हार के लिए माफी मांगता है तो 3 आंख उसके पिता का गला काट देता है। मुखिया बिना डरे मौत स्वीकार करता है। 3 आंख लापा को सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। होश आने पर लापा और बाकी कैदियों को बांधकर खंभों पर लटकाया जा रहा होता है ताकि उन्हें ले जाया जा सके। वे देखते हैं कि दुश्मन बचे हुए औरतों का बलात्कार कर रहे हैं। लापा ध्यान से इधर उधर देखता है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा अभी भी दुश्मनों को नहीं मिले थे। एक योद्धा कुएं के पास जाकर झांकता है, मगर अंदर कुछ नहीं दिखता। लापा की पत्नी समझदारी से छिप गई थी। तब वह योद्धा एक बड़ा पत्थर कुएं में फेंक देता है जिससे बच्चे की टांग घायल हो जाती है। फिर वह रस्सी काट देता है ताकि कोई बाहर न निकल सके। कैदियों को उठाकर ले जाया जाता है और गांव में केवल छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। जल्द ही वे प्रवासी कबीले के बचे लोगों के साथ मिला दिए जाते हैं जिन्हें पहले बेहतर जमीन की तलाश में देखा था। रास्ते में भेड़िया अपने बेटे की चोट का इलाज खून बहाकर करता है। इधर दोनों कबीलों के छोटे बच्चे मिलकर काफिले का पीछा करते हैं। काफिला एक तेज बहती नदी पार करता है। बच्चे नदी पार नहीं कर पाते और किनारे पर ही रह जाते हैं। नदी पार करने के बाद कैदी पहाड़ की बहुत पतली और छोटी राह पर चढ़ते हैं। इसी दौरान एक घायल कैदी फिसल कर खाई में गिरने लगता है और बाकी सबको भी नीचे खींचने का खतरा बन जाता है। लापा, जो उसके आगे था, लगभग खाई में लटक जाता है। 3 आंख अपने आदमियों को उनकी मदद न करने का आदेश देता है। कैदियों ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर खाई से खुद को बचा लिया। इसके बाद 3 आंख रस्सी काट देता है और आखिरी घायल कैदी को नीचे खाई में धकेल देता है। यह देख खाली भेड़िया रुक जाता है। उसे पता चलता है कि एक कैदी कम है। वह पूछता है क्या हुआ। जब उसे मालूम पड़ता है कि 3 आंख ने उसे खाई में गिरा दिया तो भेड़िया गुस्से में चाकू निकालता है और साफ चेतावनी देता है कि अगर अब कोई कैदी उसकी इजाज़त के बिना मारा गया तो वह हमेशा के लिए 3 आंख की दोनों आंखें बंद कर देगा। शाम को आराम के समय खाली भेड़िया अपने बेटे को खंजर देता है। यह उसकी मर्दानगी और बड़ों के बीच जगह बनाने का सम्मान था। अगले दिन कैदी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी एक पेड़ गिर जाता है और वे सब किसी तरह उससे बच निकलते हैं।
इसके बाद वे उस बस्ती से गुजरते हैं जहाँ संक्रामक बीमारी फैली हुई थी। वहाँ सब मर चुके थे, सिर्फ एक बीमार लड़की बची थी। योद्धा उसे डंडों से दूर भगाते हैं, लेकिन वह लड़की उन्हें श्राप देती है। वो कहती है कि उनकी सभ्यता एक जगुआर इंसान की वजह से नष्ट होगी, जो दिन को रात बना देगा और विनाश लाएगा। काफिला कैदियों को पत्थर की खदानों से गुजारता है, जहां सैकड़ों लोग खून खांसते हुए पत्थर तोड़ रहे थे। लोग बताते हैं कि इन्हें एक पत्थर के शहर में ले जाया जा रहा है, जहां जमीन खून से भीगती है। वे बूढ़ों और बीमारों की बस्तियों से गुजरते हैं, और जैसे जैसे शहर के अंदर बढ़ते हैं, वैसा वैसा इलाका और अमीर और विकसित होता जाता है, जो जंगल की आदिवासी जिंदगी से बिल्कुल अलग था। काफिला सबसे पहले एक गुलामों के बाजार में रुकता है। यहाँ उन्हें नीले रंग से चिन्हित किया जाता है। खाली भेड़िया अपने बेटे को पहली बार सौदेबाजी करने का मौका देता है। यहाँ न सिर्फ पैसे का इस्तेमाल होता है, बल्कि चोरी डकैती भी होती है। बाजार में सिर्फ औरतों को बेचा जाता है। तुपोई की बूढ़ी सास को किसी काम की न समझकर छोड़ दिया जाता है। आदमियों को आगे ले जाया जाता है। इसके बाद कैदियों को एक मंदिर में लाया जाता है, जिसकी दीवारों पर मानव बलि की तस्वीरें बनी थीं। नीले रंग से पुते हुए कैदियों को भीड़ के बीच से एक बड़ी पिरामिड की सीढ़ियों पर चढ़ाया जाता है। वहाँ पुजारी खून से सनी तलवारों से कैदियों के दिल निकालते और सिर काटकर नीचे लुढ़का देते हैं। भीड़ अंधविश्वास में पागल हो रही होती है। लोग देवताओं के नाम पर बलि का स्वागत करते हैं। माताएं अपने बच्चों को बलि के खून से पुजवा रही थीं। कैदियों को लकड़ी के रास्तों से ऊपर बलि की जगह तक लाया जाता है। पुजारी लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि कुकुलकान देवता को रक्त बलि देकर सब परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। चीख पुकार और जयकारों के बीच पुजारी बलि देने वालों के दिल निकालते हैं और उनके सिर काटकर नीचे गिरा देते हैं। अब बारी आती है लापा जगुआर की। उसे वे बलिदान स्थल पर लिटा देते हैं। जैसे ही पुजारी चाकू उठाता है, अचानक सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। भीड़ के लोग इसे बुरा शगुन मान लेती है। अंधविश्वासी पुजारी अचानक हुए सूर्य ग्रहण को कुकुलकान देवता का संकेत मानते हैं, जैसे देवता खून से तृप्त हो गया हो। इसलिए वे बलि रोक देते हैं और लापा को नीचे उतार देते हैं। लेकिन अब बलि देने के लिए कैदियों की जरूरत नहीं थी, तो उन्हें खेल के मैदान में ले जाया जाता है, जहाँ एक प्राचीन खेल खेला जाता है। खेल इतना खतरनाक और खून खराबे वाला होता है। खेल का नियम यह था कि कैदियों को खेत तक दौड़कर पहुंचना होगा। अगर वे बच गए तो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन रास्ते के दोनों ओर तीरंदाज और पत्थर फेंकने वाले योद्धा खड़े थे। पहली जोड़ी दौड़ भी नहीं पाई। वे भाले और पत्थरों से घायल होकर वहीं मारे गए। इसके बाद दूसरी जोड़ी में लापा जगुआर को छोड़ा जाता है। वह और उसका साथी नियम जानते थे, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा होकर भागते हैं ताकि दुश्मनों का निशाना चूके। लेकिन आखिरी लाइन के करीब ही उसका साथी तीर से मारा जाता है और लापा घायल हो जाता है। तभी एक पहले से घायल कैदी फांसी देने वाले का ध्यान भटकाता है, जिससे लापा को मौका मिलता है। वह तीर तोड़कर उसके नुकीले हिस्से से उसको को मार देता है। वह फांसी देने वाले कोई और नहीं, बल्कि खाली भेड़िया का बेटा था। जख्मी लापा पास के खेतों में छिप जाता है। खाली भेड़िया अपने मरते हुए बेटे को गोद में उठाता है और गुस्से में खंजर उठा लेता है। वह बिना कुछ कहे बदला लेने लापा के पीछे निकल पड़ता है। उसके साथ उसके 8 वफादार योद्धा भी जाते हैं। वे खेत की खोजबीन करते हुए एक विशाल कब्रगाह तक पहुंचते हैं, जहां पुराने मारे गए कैदियों की लाशें थीं। किसी तरह लापा वहां से निकलकर हरे जंगल में घुस जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। लेकिन उसी पेड़ पर एक जगुआर का बच्चा भी था। असली जगुआर भी पीछे पीछे आकर गुर्राने लगता है। नीचे योद्धा समझ जाते हैं कि लापा पास ही छिपा है। तभी एक के कंधे पर ऊपर से खून की बूंद गिरती है। वे समझ जाते हैं कि लापा पेड़ पर है। इसी बीच लापा असली जगुआर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस भाग दौड़ में जगुआर दुश्मनों के सामने आ जाता है। वह जानवर और योद्धा भिड़ जाते हैं। आखिरकार जगुआर जीतता है, लेकिन दुश्मन उसे मार देते हैं। लापा किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है। अंधविश्वासी योद्धा इसे बुरा शकुन मानते हैं। उन्हें याद आता है बीमार लड़की की भविष्यवाणी कि उनकी दुनिया लापा और जगुआर की वजह से खत्म होगी। लेकिन वे उसे छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि उसने खाली भेड़िया के बेटे को मार दिया था। वे पूरी रात लापा के पीछे भागते रहे। इस दौरान एक योद्धा को जहरीले सांप ने काट लिया। साथियों ने उसे वहीं छोड़ दिया और कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी नसें काट लो, ताकि ज्यादा दर्द न सहना पड़े। बाकी योद्धा लापा के काफी करीब पहुंच जाते हैं। वे इतनी दूरी पर आ चुके थे कि उस पर तीर चलाना और भाले फेंकना शुरू कर देते हैं। पीछा करने वाले योद्धा लापा को उसी तरह दौड़ा रहे थे, जैसे कहानी की शुरुआत में वह और उसके साथी एक जानवर को दौड़ा रहे थे। लापा भागते भागते एक नदी तक पहुंचता है, जहां पानी तेजी से गिरकर एक विशाल जल प्रपात बनाता है। वह किनारे पर रुकता है, लेकिन दुश्मनों को पास आते देखकर हिम्मत जुटाता है और नीचे छलांग लगा देता है। ऊपर से खाली भेड़िया यह सब देख रहा होता है। उसे उम्मीद थी कि लापा बच नहीं पाएगा, लेकिन लापा जिंदा निकलता है और किनारे पर पहुंच जाता है। वह दुश्मनों को ललकारता है कि अगर हिम्मत है तो उसके जंगल में आकर उससे लड़े। एक योद्धा कहता है कि झरने को घूमकर पार करना चाहिए। यह सुनकर खाली भेड़िया गुस्से में उसे खंजर से मार देता है और बाकी को नीचे कूदने आदेश देता है। वे कूद जाते हैं, लेकिन सभी बच नहीं पाते। एक योद्धा पत्थर से टकराकर मर जाता है। लापा जंगल में भागकर लड़ाई की तैयारी करता है, लेकिन बीच रास्ते दलदल में फंसकर लगभग डूब जाता है। किसी तरह वह बाहर निकलता है। उसका पूरा शरीर कीचड़ से ढक जाता है।
अब उसके पीछे 5 डरावने योद्धा आ जाते हैं। लापा चालाकी से मधुमक्खियों का छत्ता फेंक देता है। ये साधारण मधुमक्खियां नहीं बल्कि बहुत खतरनाक थीं जो इंसान को डसकर मार सकती थीं। डंकों से तड़पकर दुश्मन लड़खड़ा जाते हैं। फिर लापा एक जहरीली मेंढक पकड़कर उसकी जहर से अपनी लकड़ी की सुइयां जहरीली बना लेता है। अगले ही पल घात लगाकर वह 3 दुश्मनों को उन जहरीली सुइयों से घायल कर देता है। उनमें से एक दर्द से तड़पते हुए गिर पड़ता है। इसके बाद सामने आता है तीसरी आंख नाम का योद्धा। लापा उससे भिड़ता है और चालाकी से उसे भी मार गिराता है। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी उस पत्थर के कुएं में भरने लगता है जहां उसकी पत्नी और बच्चा कैद थे, और तभी उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा भी शुरू हो जाती है। लापा वहां पहुंचता है लेकिन उन्हें निकाल नहीं पाता। तभी बाकी 3 दुश्मन उसके पीछे आ पहुंचते हैं। वह उन्हें दूर ले जाने के लिए निकलता है लेकिन खाली भेड़िया एक तीर उसकी छाती में मार देता है। खाली भेड़िया उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन अचानक वह जानवर पकड़ने वाले पुराने जाल में फंस जाता है और भाले से बुरी तरह घायल हो जाता है। अब उसके साथ सिर्फ 2 योद्धा बचे थे। वे घायल लापा के पीछे दौड़ते हैं। आखिरकार लापा समुद्र तट पर पहुंचता है और घुटनों के बल गिर पड़ता है। दोनों दुश्मन उसे घेरते हैं लेकिन तभी उनकी नज़र सामने जाती है। समुद्र से अजीब जहाज उतर रहे थे। ये यूरोपीय विजेता थे, वही विदेशी जिनके आने की भविष्यवाणी बीमार लड़की ने की थी। यही उनकी सभ्यता का अंत था। दुश्मन हैरान रह जाते हैं और लापा उस मौके का फायदा उठाकर वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास लौटता है। आखिरी दृश्य में लापा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घने जंगलों में जाता दिखता है। वह पीछे मुड़कर समुद्र में खड़े जहाज़ों को चिंता से देखता है। उसे पता है कि ये लोग उसकी दुनिया बदल देंगे, इसलिए वह परिवार को दूर ले जाना चाहता है और वे जंगल में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है लापा की यह रोमांचक और साहसी कहानी। एक आदमी जिसने अपने परिवार और आज़ादी के लिए मौत से भी लड़ाई लड़ी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।